हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब्स। बहुत सारे न्यूज रिसोर्सेज के हिसाब से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि नीट 2027 के लिए नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, उनको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, वो कैसे अपनी स्टडीज को बैलेंस करेंगे। तो ये चैनल हमने स्पेसिफिकली महाराष्ट्र बोर्ड के उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो एमएसटी सीईटी और बोर्ड प्रिपरेशन के साथ साथ नीट के प्रिपरेशन के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं। अदर देन महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो फॉलो अस, क्योंकि यहाँ पर हम आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें हम बात करने वाले हैं आपके न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जो अपेरेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, ऐसे कुछ न्यूज रिसोर्सेज के हिसाब से बताया जा रहा है। अब डायरेक्ट मैं पॉइंट पे आती हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जा रहा है और इसमें से क्या सच है और क्या नहीं सच है, क्या कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को, हम सारी चीजों पे बात करते हैं। पहली चीज जो यहाँ पर आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है कि 50% बोर्ड्स का स्कोर और 50% नीट का स्कोर, ये कंफ्यूजन बच्चों में चल रहा है कि नीट 2027 के एडमिशन के लिए क्या ऐसा कुछ एलिजिबिलिटी होने वाला है। मतलब ये बहुत साल पहले जब लॉकडाउन चल रहा था ना, तभी भी ऐसा आया था, ऐसी अफवाह उड़ी थी कि एमएसटी सीईटी का जो एडमिशन होगा, इंजीनियरिंग और फार्मेसी का एडमिशन होगा, वो बोर्ड्स के स्कोर और एंट्रेंस के स्कोर को मिलाकर होगा। लेकिन फिर वो बात दब गई और अब फिर से ये चीज उठकर आई है कि आप लोगों के जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे वो बोर्ड्स और नीट दोनों के स्कोर को मिलाकर होंगे। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि मतलब अकॉर्डिंग टू द न्यूज, अकॉर्डिंग टू द रिसोर्स, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, जो बच्चे सिर्फ मैं एलिजिबल हो जाऊं, मैं बेसिक 50 मार्क्स ले आऊं, मतलब 150 मार्क्स ले आऊं, इस चीज पे फोकस करते हैं, बोर्ड्स को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, उन बच्चों के लिए ये चीज लाई जा रही है कि पूरा जनरल एक प्रोसेस बनाया जाए जिसमें पूरे कंट्री के जो बच्चे हैं सबको बोर्ड्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा और एंट्रेंस को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। यानी कि ऐसा बोला जा रहा है, इट इज नॉट येट कंफर्म्ड, ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आपका नीट 2027 का एडमिशन हुआ तो 50% मार्क्स आपके बोर्ड्स के मैटर करेंगे और 50% आपके नीट का स्कोर मैटर करेगा। अब इसको मैं अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन मैं पहले ये भी बता दूं कि दिस न्यूज इज नॉट येट कंफर्म्ड, इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि इस चीज के पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें। अब इसका जो ऑफिशियल नोटिस है, इस ऑफिशियल नोटिस नहीं, मतलब जो न्यूज में बताया गया है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या बताया गया है। एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। अभी समझो कि एक स्टूडेंट है, ओके, इस स्टूडेंट को नीट एग्जाम में मिल रहे हैं 570 मार्क्स, ठीक है। इस स्टूडेंट को नीट एग्जाम में मिले हैं 570 मार्क्स आउट ऑफ 720, ओके। और इसी स्टूडेंट को बोर्ड्स में कितने मिले हैं, इसको बोर्ड्स में मिले हैं कुछ 65 मार्क्स, 65%। और ये एक दूसरा स्टूडेंट है, इस बच्चे को नीट में मिले हैं 560 मार्क्स, ओके, लेकिन इसको बोर्ड्स में मिले हैं 70%। अब इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अब तक कैसे हो रहा था, जनरली जो अभी तक चल रहा है प्रोसीजर, कि दोनों में से टॉप प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, हाई रैंक किसका माना जाएगा, ये वाला जो बच्चा है जिसके नीट में ज्यादा मार्क्स है, इस बच्चे को टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी और इसको सेकेंड प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। ये हम इतने साल से देखते आ रहे हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि इस क्राइटेरिया को चेंज करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, मैं बार बार बोल रही हूँ, अकॉर्डिंग टू न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं यहाँ लिख देती हूँ नहीं तो आधे बच्चे ऐसे ही रेस्टलेस हो जाएंगे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो एक्स वाला स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट सेकेंड रैंक पे आएगा क्योंकि इसको बोर्ड्स में कम मार्क्स आए हैं, और जो वाई वाला स्टूडेंट है ये फर्स्ट रैंक में आएगा क्योंकि इसको बोर्ड्स में ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वाई वाला स्टूडेंट विल बी फर्स्ट रैंक एंड एक्स वाला स्टूडेंट विल बी सेकेंड रैंक, क्योंकि बोर्ड्स के मार्क्स भी यहाँ पर कंसिडर किए जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी जो बाजी है वो पलट जाएगी। तो ऐसे अगर चेंजेस होते हैं तो हमको पूरा एग्जाम पैटर्न में चेंजेस करना पड़ेगा। लेकिन अब आपको भी पता है और हमें भी पता है कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हम एक दिन में नहीं लेकर आ सकते, ठीक है। हाँ, ये पैटर्न क्यों लाया जा रहा है, गवर्नमेंट इस पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्यों बोल रही है, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों के ऊपर एंट्रेंस एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, ठीक है। बच्चे कोचिंग क्लासेस के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि उनको महंगी महंगी कोचिंग क्लासेस लगानी पड़ेगी, तो वो कोचिंग क्लासेस पे डिपेंड हो जाते हैं।
फिर उसके बाद एक ही एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं, उनकी पूरी लाइफ डिपेंडेंट रहती है ऑन सिंगल एंट्रेंस एग्जाम, कि अगर ये एग्जाम नहीं निकला तो फिर हमारा कुछ नहीं होगा, इसीलिए वो बोर्ड्स के ऊपर ज्यादा फोकस ही नहीं करते। बहुत सारे जगहों पर ऐसा होता है कि इंटीग्रेटेड स्कूल सिस्टम चलता है, यानी आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल अटेंड करो, और वो जो क्लासेस वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ जेई और नीट के फोकस के ऊपर पढ़ाते हैं, वो बोर्ड्स का सिलेबस करवाते ही नहीं है। तो बहुत सारी जगहों पर ना बोर्ड्स को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती है, बोर्ड्स आर निग्लेक्टेड, मतलब टेक्स्ट बुक सिलेबस जो है वो निग्लेक्ट किया जाता है, ओनली एंट्रेंस इज फोकस्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि एंट्रेंस पे फोकस करने से टेक्स्ट बुक कवर नहीं होगा, ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक कवर होता है, लेकिन एंट्रेंस में कैसे होता है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, आपका एनालिसिस पावर बढ़ता है, नो डाउट, लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस को जो लिखने का पैटर्न होता है, जो बड़े बड़े आंसर्स को लर्न करने की अप्रोच होती है, समझने की अप्रोच होती है, वो अप्रोच कहीं ना कहीं छूटते जाती है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ शॉर्टकट शॉर्टकट और शॉर्टकट ट्रिक सिखाई जाते हैं। रियल लाइफ में वही एप्लीकेबल है, टोटली एक्सेप्ट, लेकिन कल को जब आप एमबीबीएस करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, कोई भी हायर डिग्री लोगे, तो वहां पर तो आपको बड़े बड़े आंसर्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही बड़ा है। तो फिर आपकी स्पीड कम हो जाएगी, अगर आपको बड़े बड़े आंसर्स लिखने की आदत ही नहीं, अगर आपको अप्रोच ही नहीं पता, आपको हर चीज के शॉर्टकट ट्रिक्स पता है, तो फिर आप फुल लेंथ वाले कॉन्सेप्ट्स कब याद रखोगे, आपकी मेमोरी का रिटेंशन पावर बहुत कम हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये 50-50% वाला अप्रोच लेकर आया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हमको भी पता है कि बहुत सारे जो अलग अलग स्टेट्स हैं, वहां पर एग्जाम का सिस्टम और ग्रेडिंग सिस्टम अलग अलग होता है, मतलब कहीं पर सीजीपीए का ग्रेडिंग सिस्टम होता है, कहीं पर मार्क्स और परसेंटेज का ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो अभी स्टेट्स हैव डिफरेंट ग्रेडिंग सिस्टम, तो अभी ऐसे में तो फिर पार्शलिटी हो जाएगी, हमको फिर एक प्रॉपर कॉमन तरीका ढूंढ के निकालना पड़ेगा, यानी कि हमको एक कॉमन नॉर्मलाइजेशन मेथड निकालना पड़ेगा, कि इसी मेथड से पेपर चेक होना चाहिए और इसी मेथड से बच्चों को ग्रेड्स मिलना चाहिए, चाहे फिर वो महाराष्ट्र स्टेट का बच्चा हो, चाहे फिर वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे फिर वो कर्नाटका बोर्ड का बच्चा हो, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, तो यहाँ पर फिर एक कॉमन नॉर्मलाइजेशन मेथड निकालना पड़ेगा। तो अब ये कॉमन नॉर्मलाइजेशन मेथड निकालने का काम हलवे का नहीं होता है, मतलब आज अगर न्यूज में आ गया तो कल के कल ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस चीज को हम अभी के अभी 6 महीने के अंदर या 8 महीने के अंदर इंप्लीमेंट कर दे, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, ये कॉमन नॉर्मलाइजेशन मेथड मतलब क्या, हर एक बोर्ड को एक फेयर तरीके से मार्क्स देना, जैसे यूपी बोर्ड का बच्चा है, बिहार बोर्ड का बच्चा है, महाराष्ट्र बोर्ड का बच्चा है, सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है, सबके बोर्ड अलग अलग है, सबका मार्किंग सिस्टम अलग अलग है, लेकिन उसको ही हमको एक कॉमन करना पड़ेगा। अगर हम ये वाला क्राइटेरिया अप्लाई करना चाहते हैं, 50-50 वाला क्राइटेरिया अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये चीज मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ कि एनटीए की तरफ से या फिर किसी एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ न्यूज आर्टिकल्स में आ रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है। मैं आपको ये इतने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि 6 महीने 8 महीने के अंदर इतना नया सिस्टम इंप्लीमेंट करना नियरली इम्पॉसिबल है। तो आप लोग इस चीज को लेकर प्लीज ज्यादा पैनिक मत करो, बहुत ज्यादा हाइपर मत हो जाओ, बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे मत इस चीज के बारे में सुनो या सोचो, क्योंकि 6 महीने 8 महीने के अंदर ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं होती है। और कहीं ना सीबीटी मोड एग्जाम जो है उसको लेकर भी एनटीए अभी भी डबल थॉट्स में है, सेकंड थॉट्स में है। वो सोच रहा है कि 1 साल के अंदर 9 महीने के अंदर अंदर हम इतने सारे कंप्यूटर्स कैसे अरेंज करेंगे, ऑनलाइन एग्जाम 20-22 लाख बच्चों का कैसे कंडक्ट कराएंगे। तो एनटीए ने भी अभी तक सिर्फ बोला है कि सीबीटी मोड में पेपर होगा, लेकिन कैसे होगा, फेजेस में होगा या मल्टीपल शिफ्ट में होगा, एक ही दिन होगा या फिर 2 महीने के गैप में पार्ट 1 पार्ट 2 कैसे होगा, अभी उसके बारे में एनटीए ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। तो मैं आपको सीधा एक ही चीज बोलूंगी, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम एलिजिबिलिटी जैसे कंफर्म होगा आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए आपका फोकस होना चाहिए सिलेबस कवरेज। अभी आप फोकस करो टॉपिक्स कवर करने पे, सिलेबस कवर करने पे, अपने प्रिपरेशन करने पे। अपडेट्स हर रोज कुछ ना कुछ नया आने वाला है, हर रोज कुछ ना कुछ आपको नई चीज सुनने मिलेगी, देखने मिलेगी, लेकिन उसके पीछे अपने प्रिपरेशन टाइम को वेस्ट मत करो, बस इतना ही मैं बोलूंगी। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आता है या कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है, मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में जितना जल्दी हो सके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। महाराष्ट्र बोर्डच्या मुलांसोबत माझी एकच रिक्वेस्ट आहे, प्लीज डिस्ट्रॅक्ट होऊ नका, सिलेबस कव्हर करा, सिलेबस वरती फोकस ठेवा, तुमचं रोड मॅप कसं असलं पाहिजे, तुमची स्ट्रॅटेजी कशी असली पाहिजे, मी ऑलरेडी एक व्हिडिओ सेपरेट बनवून ठेवली आहे, तुम्हाला अपलोड करून दिली आहे, ती व्हिडिओ बघा आणि सिरियसली अभ्यासाला लागा, कारण आपल्याकडे जास्त वेळ नाहीये. And I will start the syllabus very soon. I just want you people to stay connected with us, to subscribe to the channel and follow us sincerely, so that you don't regret it after 9 months कि यार पहले अगर मैंने फॉलो कर लिया होता तो मुझे आज रिग्रेट नहीं होता।
बाकी आई विल सी यू सून, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय एवरीबॉडी, सी यू लिटिल वॉरियर्स।